क्या वाकई विदेशी ताकतें भारत में पैसा भेजकर राजनीति, चुनाव या सरकार के कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं? आलोचकों का कहना है कि इससे सरकार के पास बहुत अधिक ताकत आ जाएगी, बहुत अधिक अधिकार आ जाएंगे। सवाल यह है कि क्या किसी ने उस दौरान मेटा की फंडिंग की थी? मार्क जकरबर्ग सवालों के घेरे में है इसको लेकर। सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि मौजूदा एफसीआरए कानून में एक बड़ी कमी है। क्या विदेशी ताकतें देश में देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने के लिए फंडिंग कर रही हैं? क्या देश के बाहर से फंड पाने वाले एनजीओ देश विरोधी कार्यों में लिप्त हैं? क्या कोई विदेशी कंपनी या अरबपति भारत के चुनावों में पैसा लगाकर उन्हें प्रभावित कर सकता है? क्या इस पैसे से सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाया जा सकता है? और क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए अमेंडमेंट बिल इन सारे सवालों का जवाब है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आज इस एक्सप्लेनर वीडियो के जरिए मैं आपके जहन में चल रही हर एक शंका का समाधान करूंगा और सिलसिलेवार तरीके से एफसीआरए के बारे में सब कुछ समझाऊंगा। मसलन इस बिल पर बवाल क्यों मचा है, कांग्रेस और डीएमके सहित विपक्ष को क्या आपत्ति है, इस बिल में क्या प्रावधान है और इसका क्या असर होने जा रहा है, आपकी जिंदगी पर क्या असर होने जा रहा है, सरकार यह बिल क्यों लाई है, केरलम और साउथ के राज्य इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, ईसाई धर्म गुरुओं का डेलीगेशन क्यों गृह मंत्री अमित शाह से मिला है। पहले समझिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता क्या है। अगर अमेरिका की कोई फाउंडेशन भारत के किसी एनजीओ को शिक्षा के लिए पैसा देती है और ब्रिटेन की कोई संस्था भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फंड देती है, और अगर कोई विदेशी चर्च या चैरिटी संस्था भारत में स्कूल, अस्पताल या चर्च चलाने के लिए पैसे भेजती है, या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए फंड देती है, तो यह फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी विदेश से आने वाला पैसा, सामान या आर्थिक सहायता। भारत में हजारों एनजीओज दशकों से इसी तरह के विदेशी फंड से काम करते आए हैं। लेकिन यही सरकार की चिंता शुरू होती है। सरकार का तर्क है कि पैसा कभी सिर्फ पैसा नहीं होता, उसके साथ प्रभाव भी आता है। अगर कोई विदेशी संस्था करोड़ों रुपए दे रही है तो क्या वो ये भी तय करना नहीं चाहेगी कि एनजीओ किन मुद्दों पर अभियान चलाए, किन नीतियों का समर्थन करे, किन का विरोध करे? यही वजह है कि एफसीआरए बनाया गया है। और जब एफसीआरए बनाया गया है तो यह आज नहीं बनाया गया है। एफसीआरए 1976 में बना था, उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब कानून पहले से बना है तो सरकार अब यह अमेंडमेंट बिल क्यों ला रही है, यह भी जानिए। सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि मौजूदा एफसीआरए कानून में एक बड़ी कमी है। अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाए, सरेंडर कर दिया जाए या रिन्यू ना हो, तो विदेशी फंड से बनी संपत्तियों जैसे जमीन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चर्च और उसके भवन, इन सब का क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए नया कानूनी ढांचा लाया गया है। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है इस बिल में? इस बिल में एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का प्रावधान किया गया है। अगर किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है तो इन विदेशी चंदा पाने वाली संस्थाओं का मैनेजमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चला जाएगा। यह सरकारी प्राधिकरण उन संस्थाओं की विदेशी फंड से बनी संपत्तियों का प्रबंधन तब तक करेगा जब तक इनको दोबारा एफसीआरए प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, एफसीआरए के तहत दोबारा इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता। और अगर संस्था बाद में दोबारा एफसीआरए रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेती है तो संपत्तियां वापस मिल सकती हैं। लेकिन ऐसा ना होने पर सरकार उन्हें दूसरी सरकारी एजेंसी को सौंप सकती है या बेच भी सकती है। तो सवाल है कि विवाद किस बात पर है? दरअसल विपक्ष और चर्च संगठनों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर किसी एनजीओ का रिन्यूअल समय पर नहीं हुआ या सरकार ने रिन्यूअल से इनकार कर दिया तो उसकी संपत्तियां सरकार के नियंत्रण में चली जाएंगी। आलोचकों का कहना है कि इससे सरकार के पास बहुत अधिक ताकत आ जाएगी, बहुत अधिक अधिकार आ जाएंगे। केरलम में इतना हंगामा क्यों है? केरलम में ईसाई आबादी काफी बड़ी है। वहां कई चर्च, स्कूल, अस्पताल और चैरिटी संस्थाएं विदेशी फंड से भी काम करती हैं। इसलिए उन्हें आशंका है कि इस कानून का असर उनके संस्थानों पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि केरलम चुनाव से पहले भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का एक बयान है
उन्होंने कहा कि यह बिल उन लोगों के खिलाफ है जो विदेशी फंड का इस्तेमाल जबरन धर्मांतरण या भारत के हितों के खिलाफ गतिविधियों के लिए करते हैं। सरकार का कहना है कि यह ईमानदारी से काम करने वाले एनजीओ के खिलाफ नहीं है, बल्कि दुरुपयोग रोकने के लिए। तो फिर एक सवाल और आता है, क्या वाकई विदेशी ताकतें भारत में पैसा भेजकर राजनीति, चुनाव या सरकार के कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं? जवाब है हां, ऐसा हो सकता है। इसीलिए एफसीआरए बनाया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विदेश से पैसा पाने वाला हर एनजीओ देश विरोधी है। यह बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यही सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। इसके लिए आपको बिल का बैकग्राउंड देखना होगा। साल 1976 देश में आपातकाल का दौर था। उस समय इंदिरा गांधी सरकार को आशंका थी कि विदेशी सरकारें, विदेशी संस्थाएं और अंतरराष्ट्रीय संगठन भारत की राजनीति, चुनाव, मीडिया और सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी चिंता के चलते, चिंता वाजिब है, और इसी चिंता के चलते पहली बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए 1976 बनाया गया। सरकार का उद्देश्य था कि विदेशी पैसा भारत की राजनीति को प्रभावित ना करे, विदेशी फंड से चुनावों पर असर ना डाला जा सके, विदेशी ताकतें राष्ट्रीय सुरक्षा या लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर ना कर सके, विदेश से आने वाले पैसे का पारदर्शी हिसाब किताब रखा जा सके। लेकिन अब यहां सवाल आता है कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को ऐसा खतरा क्यों महसूस हुआ? क्योंकि 1970 के दशक में पूरी दुनिया कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। दोनों महाशक्तियां दुनिया के कई देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों, संगठनों, मीडिया और सामाजिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के आरोपों का सामना कर रही थी। क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष नीति अपनाता था, इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी विदेशी ताकत यहां पैसे के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाए। और यही एफसीआरए की मूल सोच थी। आप इसको ऐसे समझिए, अभी जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को आंदोलन हुआ, कई सारे छात्र वहां पर इकट्ठा हुए, कुछ लोगों ने वहां सरकार विरोधी नारे लगाए तो कुछ लोगों ने इंडिविजुअल्स को गाली देनी शुरू की, बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आरोप यह लगता है कि मेटा ने उस दौरान अपने प्लेटफॉर्म्स पर सरकार विरोधी कंटेंट को ज्यादा बूस्ट किया। मेटा के अधिकारियों से इस बारे में सवाल जवाब भी किया गया, उनके एल्गोरिदम को लेकर जवाब भी पूछा गया। इसके अलावा कुछ और है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी और कुछ दूसरे ऐसे इलीगल चीजें हैं जिनको लेकर मेटा से सवाल जवाब किए गए। सवाल यह है कि क्या किसी ने उस दौरान मेटा की फंडिंग की थी? मार्क जकरबर्ग सवालों के घेरे में है इसको लेकर। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि विपक्ष की दूसरी पार्टियों के साथ कांग्रेस ही इसका विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस तो इस बिल को लेकर आने वाली है। 1976 में इंदिरा गांधी थी जब ये बिल आया। तो कांग्रेस, सीपीएम और डीएमके इस मुद्दे पर खुलकर विरोध कर रहे हैं। उसका कारण है, समझिए। पूर्व सीएम पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है। राहुल गांधी ने कहा है कि इससे चैरिटी और सामुदायिक कल्याण संस्थाएं केंद्र सरकार पर निर्भर हो जाएंगी। कुछ नेताओं ने इसकी तुलना वक्फ संशोधन कानून से भी की है। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे सरकार का विदेशी चंदा पाने वाले एनजीओज पर कंट्रोल बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा विरोध केरलम में हुआ, जबकि तमिलनाडु, मिजोरम और कुछ दूसरे राज्यों के विपक्षी दलों व सरकारों और चर्च संगठनों ने भी चिंता जताई है। विरोध के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण हैं। दक्षिण भारत में विदेशी फंड पर चलने वाले चर्च और चैरिटी संस्थानों की संख्या अधिक है। केरलम, तमिलनाडु और मिजोरम जैसे राज्यों में चर्च से जुड़े कई संस्थान दशकों से विदेश से मिलने वाले वैध एफसीआरए फंड से चलते हैं। इनमें शामिल हैं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की कल्याणकारी संस्थाएं। इन संस्थाओं को डर है कि अगर किसी कारण से उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ और इस समय पर उनका नवीनीकरण नहीं हुआ, रिन्यू नहीं हुआ, तो उनकी विदेशी फंड से बनी संपत्तियां सरकार के नियंत्रण में जा सकती हैं। दूसरा, चर्च संगठनों को एग्जीक्यूटिव ओवररीच का डर है। बिल में सरकार द्वारा नियुक्त डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को संपत्तियों का नियंत्रण देने का प्रावधान है। चर्च संगठनों का कहना है कि इससे केंद्र सरकार के पास बहुत अधिक अधिकार आ जाएंगे और लाइसेंस संबंधी विवाद हुआ तो स्कूल, अस्पताल या दूसरे संस्थानों के संचालन पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई और केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल सहित कई चर्च प्रतिनिधि मंडलों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपनी चिंताएं उनके सामने रखी हैं। तीसरा,
केरलम की राजनीति इस विवाद का समय भी महत्वपूर्ण था। जब ये बिल आया तब केरलम में विधानसभा चुनाव का माहौल था। केरलम में ईसाई समुदाय लगभग 18 से 19% आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वहां चर्च का सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव भी काफी है। इसलिए कांग्रेस, वाम दल और चर्च तीनों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से वहां पर उठाया। हालांकि अब तो चुनाव जीत चुकी है वहां पर कांग्रेस पार्टी और अब बात आगे निकल गई है, लेकिन अभी भी एफसीआरए का वो विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक बहुत अहम सवाल आता है मन में, क्या विदेशी फंडिंग पाने वाला हर एनजीओ देश के खिलाफ साजिश में शामिल है क्या? जवाब है बिल्कुल नहीं। हर विरोध प्रदर्शन या फिर एनजीओ को विदेशी साजिश कहना सही नहीं होगा। कई एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण काम करते हैं। यानी दो बातें एक साथ सच हो सकती है। कुछ मामलों में विदेशी फंड का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन अधिकांश विदेशी फंड से चलने वाले सामाजिक कार्य वैध और उपयोगी भी हो सकते हैं। और इसीलिए एफसीआरए का मकसद पूरी तरह व्यवस्था को नियंत्रित करना है, ना कि हर एनजीओ को अपराधी मान लेना। अब इसके आगे एक और सवाल, क्या विदेशी फंडिंग का कभी दुरुपयोग हुआ है? सरकार का दावा है हां, और इसी आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हजारों एनजीओज के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए। सरकार का आरोप था कि कई संस्थाओं ने फंड का इस्तेमाल तय उद्देश्य के बजाय दूसरे कामों में किया या नियमों का पालन नहीं किया। दूसरी तरफ कई एनजीओज का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और इससे समाज सेवा के काम प्रभावित हुए। यानी विवाद नया नहीं है, 2026 का संशोधन उसी पुराने विवाद का नया अध्याय है। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरे विवाद का निष्कर्ष यही है कि एफसीआरए का मूल उद्देश्य विदेशी फंडिंग को प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि उसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लेकिन सवाल यह है कि पारदर्शिता और सरकारी नियंत्रण के बीच संतुलन कहां होना चाहिए? सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानती है, जबकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इसे संस्थाओं की स्वतंत्रता का सवाल बता रहे हैं। इसी संतुलन की बहस आज संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राजनीति तक पहुंच चुकी है। और हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ उसमें और नया अपडेट जुड़ चुका हो। फिलहाल आपको यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।